हेलो एवरीवन, देखिए आज की क्लास में हम आपका कंप्लीट सर्कल वाला चैप्टर करने जा रहे हैं। जितने भी आपकी थ्योरम होती है सर्कल वाले चैप्टर में, जितने भी आपके रिजल्ट्स आते हैं और जितने भी आपके फॉर्मूला होते हैं, सभी के सभी हम आज की क्लास में कंप्लीट कवर कर देंगे। देखिए, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो या फिर आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर जो आपका ज्योमेट्री है अगर उसके आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 2 क्वेश्चन, लगभग 50% आपका सर्कल से ही आते हैं। और जो लास्ट के 2 साल रहे हैं आपके 2024 और 2025, उसमें तो आपका जो सर्कल है उसका वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, और बहुत ही बहुत ही सिंपल कंसेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जैसे नंबर ऑफ टेंजेंट आपके कितने खींचेगी, इस तरह के जो क्वेश्चन है। तो जो सर्कल है वो जो वेटेज रखता है, मतलब अगर आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल को करने में अगर आपके 3 घंटे लग रहे हैं तो आपका सर्कल को करने में सिर्फ 1 आवर का ही टाइम लगेगा। लेकिन जो सर्कल है उसके जो क्वेश्चन है वो आपके ट्रायंगल से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सर्कल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। इस क्लास में हम सारी आपकी जितनी भी थ्योरी है सर्कल की कवर कर देंगे, और इस क्लास की कंप्लीट पीडीएफ जिसमें सारे आपके रिजल्ट्स रहेंगे, सारे नोट्स आपके जो रहेंगे क्लास के, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। लेकिन अगर आपको कंप्लीट ज्योमेट्री पढ़नी है विद क्वेश्चन, मतलब कंप्लीट करना है आपको, तो उसके लिए ये आपको प्लेलिस्ट मिलेगी हमारी एडवांस मैथ। ठीक है, इसमें ज्योमेट्री मैंने 9 घंटे में कराई है, आप यहां से कर सकते हो। ऐसे ही आपकी ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा लगभग 7-7 घंटे में कराया है, वन शॉट के फॉर्म में कंप्लीट सिलेबस कराया है आपका एडवांस मैथ का। इस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर सकते हो। ऐसे ही अर्थमेटिक मैथ भी हमने वन शॉट की फॉर्म में कराया है, जैसे आपका 3 घंटे का परसेंटेज। ठीक है, तो सभी चैप्टर वन शॉट के फॉर्म में मिलेगा। कंप्लीट अर्थमेटिक भी आपका हो चुका है, इसको भी जाके देख सकते हो। और अगर आपको जल्दी जल्दी एक तरह से रिवाइज करना है और आपको पार्ट की फॉर्म में चाहिए, तो लगभग 40 घंटे में हमने अर्थमेटिक मैथ कराया है। आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 आ गया है, पार्ट 3 भी जल्दी आने वाला है, तो इसमें आपको लगभग 4 पार्ट मिलेंगे, तो 40 घंटे में आपका कंप्लीट अर्थमेटिक भी हो जाएगा। अच्छा, और नोट्स के लिए आपको रैंकर्स पाठशाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप बिल्कुल बेसिक से मैथ करना चाहते हो, कंप्लीट मैथ करना चाहते हो, प्री प्लस मेंस, तो हमारा ये अचीवर्स फाउंडेशन बैच है, इसको आप जाके परचेज कर सकते हो। अगर कोई डाउट आपको आता है तो ये हमारा व्हाट्सएप क्वेरी का नंबर है, इस पर आप पूछ सकते हो। देखिए, बैच ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी रैंकर्स पाठशाला ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर में आपको ऐप मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको आप जाके वहां से देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको लैपटॉप से पढ़ना है तो rankerspathshala.com के नाम से हमारी वेबसाइट आपको मिलेगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हो कोर्स को। अब देखो, सर्कल स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, जो सर्कल है उसमें आपके कितने इंपोर्टेंट टॉपिक है, टोटल हमारे 7 टॉपिक आते हैं सर्कल चैप्टर में। सबसे पहले हम देखेंगे आपका पार्ट्स ऑफ सर्कल एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, कोड क्या होती है आपकी, टेंजेंट क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, ठीक है, सीकेंट क्या होती है, तो इन सब के बारे में बेसिक हम डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कोड की प्रॉपर्टी कितनी होती है, टेंजेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, इसमें से भर भर के क्वेश्चन आते हैं आपके। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रेवर्स कॉमन टेंजेंट, डीसीटी और टीसीटी आप इसको बोलते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से देखना। और नंबर ऑफ टेंजेंट पॉसिबल। अब जो एसएससी एस्पिरेंट है ना, उनमें जब से एडिक्विटी आपके एग्जाम लेने आई है, ये वाला टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। उसके बाद में आपके सीकेंट और टेंजेंट की जो प्रॉपर्टी होती है आपकी, वो देखेंगे। और इंपॉर्टेंट रिजल्ट एंड थ्योरम, कुछ आपके एक्स्ट्रा जो होते हैं, जैसे आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो जो सर्कल के बेस पे जो आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट और थ्योरम आपकी रह जाएंगी, लास्ट में हम उनको देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम कंप्लीट आपका सर्कल करने वाले हैं। ठीक है, हार्डली 1 से 1.5 घंटे की आपकी वीडियो रहने वाली है, बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है। सबसे पहला आता है आपका पार्ट्स ऑफ सर्कल की। सर्कल की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है कि भैया आपका वृत्त क्या होता है, आपकी कोड क्या होती है, आपका सेगमेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होती है। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे, ये अगर आपका एक सर्कल है, मैं धीरे धीरे बनाता चलूंगा। ये अगर आपका कोई सर्कल है, ठीक है, अगर कोई ऐसी कोड है, ठीक है, मान लो कोई ऐसी कोड या कोई ऐसी जीवा है सर्कल की जो आपकी केंद्र से होके जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायामीटर। ठीक है, ये क्या है, डायामीटर। ठीक है, डायामीटर। और डायामीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं डायामीटर को, एक होती है त्रिज्या, और डायामीटर को क्या बोलते हैं भैया, व्यास। डायामीटर को बोलते हैं व्यास। ठीक है, अच्छा, और डायामीटर का जो हाफ होता है, ये आपकी आर कहलाती है, इसको बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, रेडियस, ये क्या होती है, रेडियस, या फिर इसको बोलते हैं त्रिज्या। मैं हिंदी में लिख के बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, इधर आपका लिखा हुआ है। ठीक है, देखो, तो हमने डायमीटर ये निकाला, डायमीटर को क्या बोला, व्यास। ठीक है, फिर आपका रेडियस को क्या बोला, इसको रेडियस को बोला हमने त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद में होती है आपकी आर्क। ठीक है, ये आर्क क्या होगा कि भैया कोई सा भी छोटा सा पार्ट अगर आप ले लोगे ना सर्कल का, मान लो ये वाला आपने पार्ट ले लिया ए बी। ठीक है, तो ए बी क्या कहलाएगा, आप बोलोगे सर हमारा ए बी हो जाएगा आर्क, या फिर इसको बोलते हैं चाप।
चाप हो गया है, ठीक है। फिर आपकी कोड, मतलब कोई ऐसी कोड, या जैसे मैंने बोला अगर यहां से यहां पे आप मिला दोगे, ठीक है, ये आपकी अगर सीडी है तो आप बोलोगे जो हमारी सीडी है ना सर, वो हमारी हो जाएगी कोड। कोड को हिंदी में बोलते हैं जीवा, ठीक है, क्या बोलते हैं, जीवा। ये कोड हो गई। अब क्या रह गया, अब टेंजेंट। टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा जो आपके वृत्त को बाहर से स्पर्श करती है उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। एक होती है आपकी सीकेंट, जो ये वाली आपको दिख रही है ना, जैसे अगर यहां पे मैं ऐसे डाल दूं, ये हो जाएगी आपकी सीकेंट। ये क्या करेगी, वृत्त को काटेगी दो बिंदुओं पे, ठीक है, इसको बोलते हैं सीकेंट। और सीकेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, छेदक रेखा। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। और क्या रह गया, फिर आपके ये तो हो गया ना, मेन मेन चीज होगी। सेंटर, सेंटर को क्या बोलते हैं, ये आपका जो बीच में है, जो बिल्कुल वृत्त के बीच में होता है उसको सेंटर बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, केंद्र, ठीक है। ये मैंने बता ही रखा है यहाँ पे डॉट बना के। अब देखो, अब आपकी दो मेन चीज रहेगी, उनको आप जरा ध्यान से समझ लो। एक होता है आपका त्रिज्या खंड, एक होता है आपका वृत्त खंड, एक होता है सेगमेंट और एक होता है आपका सेक्टर। ये देखो, ये आपका एक, ध्यान से देखो, ये हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, ये आपका जो है ये सेंटर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेंटर से अगर मान लो ऐसे आप मिलाते हो, ठीक है, ये आपकी ये भी आर रहेगी, ये भी आर रहेगी, ठीक है। ये मान लो ओ सेंटर है आपका, ये ए है और ये बी है, ठीक है। और ये मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे सी है, तो आप बोलोगे आपका ओ ए बी। ध्यान से समझना, ओ ए बी। अगर मैं करूँ इसको मान लो ब्लू कलर से मिटा, आपका मिलाता हूँ, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन, इस पोर्शन को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको भैया, सेक्टर। सेक्टर या फिर त्रिज्या खंड। ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे सेक्टर, ये वाला बनाया ना मैंने सेक्टर, क्या बोलते हैं इसको, सेक्टर या फिर त्रिज्या खंड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड या त्रिज्या खंड कुछ भी बोल लो, त्रिज्या खंड, ठीक है। और इसी में अगर एक होता है आपका सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, अगर मैं ए और बी को मिला दूं, ठीक है, ए और बी को अगर मैं मिला दूं, तो आपका एक ये वाला पोर्शन बचेगा, ये ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन ए सी बी। तो ए सी बी क्या हो जाएगा, ए सी बी सेगमेंट हो जाएगा आपका। सेगमेंट को बोलते हैं वृत्तखंड, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वृत्तखंड, वृत्तखंड, ठीक है। ये आपको सारे जो टर्मिनोलॉजी है मैंने सर्कल की समझा दी, इसको एक बार ध्यान से आप देख लेना, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले आपका पेरीमीटर ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल आपका क्या होता है, कैसे इसको निकालेंगे, ठीक है, ये हम देखते हैं सबसे, ठीक है भैया। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर क्या होता है, वृत्त की परिधि। पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, परिधि। ये मैंने लिखे हुए थे यार इंग्लिश में, हिंदी में हर जगह लिखा हुआ था मैंने, आगे शायद आपको मिलेगा। पेरीमीटर को बोलते हैं परिधि। मात्रा देख लेना, छोटी बड़ी की मात्रा गलत तो नहीं होगी, ठीक है। या फिर ऐसे लिखते परिधि, यार मेरे को तो नहीं पता, अभी भूल गया मैं, या फिर ऐसे लिखा जाता है, मेरे को नहीं आइडिया, ठीक है। लेकिन पेरीमीटर को परिधि बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है आपका सरकमफ्रेंस, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। और डायमीटर होता है आपका डी इक्वल टू आर। ये तो आपको पता है, ये डायमीटर है आपका, डी क्या है, ए बी। ए बी क्या है, डायमीटर है। और ये ओ, और मान लो ये सी है, ओ सी रेडियस है। ओ सी क्या है, रेडियस। मैंने अभी बताया आपको लास्ट वाली पीपीटी में, ओ सी रेडियस है। और ए बी क्या है आपका, डायमीटर, डायामीटर, ठीक है, त्रिज्या। और ये है आपका व्यास, ठीक है, ये समझे। तो आपको अगर कोई पूछ ले सरकमफेरेंस, या फिर हमें बता दो भैया वृत्त की परिधि क्या होती है, ठीक है, अलग अलग मात्राएं लगा रहा हूं मैं हर बार, वृत्त की परिधि क्या होती है, परिधि आप बोलोगे 2 पाई आर, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हो व्यास गुना पाई, या फिर लिख सकते हो त्रिज्या गुना 2 पाई, ठीक है। ये याद रखना, बहुत कॉमन सी चीजें हैं। अब आता है मेन चीज, अब इसमें निकलवा देंगे हम सब कुछ आपसे। देखो मैं आपको बोल रहा था ना, मैंने कहीं लगाए हिंदी में, देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपका इंग्लिश में है और ये पूरा का पूरा हिंदी में है, ठीक है। तो हिंदी वालों को भी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भैया। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड का परिमाप, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, सब आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं आपका कुछ, आपकी स्पेशल चीजें होती हैं। आप यहाँ पे देखो, धीरे धीरे हम देखते हुए चलेंगे सब, ठीक है। ये आप भैया देख लेना, हिंदी वाले पॉज करके पढ़ लो, क्या मैं बताऊंगा, क्या मतलब टर्मिनोलॉजी, वैसे तो मैं हिंदी में बताऊंगा। देखो ओ क्या है, सेंटर है या फिर केंद्र है वृत्त का, यहाँ पे इस वाली फिगर में। आर आपकी रेडियस है या फिर त्रिज्या है,
एल जो है वो लेंथ ऑफ आर्क है, ये जो एल दी है ना, ये एल जो है ना ये चाप की लंबाई है, लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है। एपीबी क्या है, माइनर आर्क है, मतलब ये एपीबी ये वाला जो है, ये इधर वाला जो मैंने बनाया है ये वाला, ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये वाला है, ये वाला आपका माइनर आर्क है एपीबी, और एक आपका मेजर का आर्क मिलेगा ये वाला, ठीक है, ए क्यू बी। ये बड़े वाला क्या है, ये पूरा का पूरा, ये ए क्यू बी क्या है, ये आपका मेजर आर्क है, या फिर आपका इसको बोलते हैं लघुखंड, लघु चाप, लघु चाप। ऊपर वाले को बोलेंगे दीर्घ चाप, यही बोलेंगे, ठीक है, दीर्घ, ये सही नहीं बना, दीर्घ चाप, ठीक है। ये आप देख लेना, ये चीजें बता रहे हैं। अब देखो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मैंने बता दिया 2 पाई आर होती है, आपको डायरेक्ट याद रखना, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। देखो आप अगर यहां से लेके, भैया ध्यान से देखना, आप यहां से पी से चले, एक सेकंड ये कलर चेंज कर लेते हो, मान लो आप पी से चले, ठीक है, पी से चल के और आप घूम के फिर पी पर आ गए, तो आप मेरे को बता दो आपने कितना एंगल चला, आप बोलोगे 360 डिग्री, ठीक है। तो आपको कुछ भी निकालना है, देखो पूरी परिधि क्या होती है, जो आपकी सरकमफेरेंस होती है, परिधि होती है, वो क्या होती है वृत्त की, ठीक है, ये इधर आएगा, वृत्त की परिधि होती है आपकी 2 पाई आर, ठीक है। ये यहाँ पे अगर आप पूरा चले गए, 2 पाई क्या होता है, अरे 2 पाई क्या होता है, 2 पाई की भी वैल्यू आपकी 360 डिग्री हो जाती है, 360 डिग्री तो होता है भैया, पाई की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री। तो अभी इसमें मत जाओ, आप ये देखो, अगर आपसे कोई लेंथ पूछ ले चाप की, अगर आपसे ये वाली लेंथ पूछ ले, ए बी की लेंथ, ये वाली लेंथ अगर पूछ ले, एल की वैल्यू अगर आपसे पूछ ले, तो एल बताओगे आप कि भैया पूरा तो 360 पे, तो देखो इधर अगर 360 डिग्री चलोगे तो आपको 2 पाई आर मिलेगी परिधि, लेकिन अगर आप थीटा डिग्री, अगर 1 डिग्री चलोगे तो आपको मिलेगी 2 पाई आर अपॉन 360, यही तो लेंथ मिलेगी। और अगर आप थीटा डिग्री चलोगे, अगर आप थीटा डिग्री चलोगे तो आपको लेंथ मिलेगी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। भैया बस ये याद रखना, ये मैंने लिख ही दिया, लेंथ ऑफ आर क्या होती है, ये वाली इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखो, अब आपको पेरीमीटर पूछ ले अगर सर्कल का, अब मैं इसको करूंगा रफ, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये भी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये लघु चाप, दीर्घ चाप आगे लिखा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे लिखा होगा, लिखा है क्या कहीं व्रत, ये लघु चाप और दीर्घ चाप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको कह रहा था, ठीक है, तो यहाँ से आप देख लेना, वो मैंने रब कर दिया। अब देखो, अब मैं आपको क्या बता रहा था, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भैया मेरे को सेक्टर जो है आपका, जो ये त्रिज्य खंड है, इसका पेरीमीटर बता दो, ठीक है। पेरीमीटर आपको ये वाला जो आया है, ध्यान से देखना, ये वाला जो मैंने निकाला है थीटा, ये मतलब ये पूरी परिधि अगर पूछे आपसे, मतलब आर्क की लेंथ अगर पूछे, तो वो आएगी थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। देखो ध्यान से समझो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या है कि कभी कभी आपका कंफ्यूजन होता है, जो बिगिनर्स है ना उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मैं इसको क्या करता हूँ, उसको एक बार रफ कर देता हूँ, पूरे को रफ कर देता हूँ, ठीक है, और दोबारा जो है रिपीट करता हूँ इसको, क्योंकि ये चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई, कुछ चीजें आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये देखो हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये जो आपका त्रिज्य खंड है ना, जो आपका ये है ना सेक्टर, इसमें आपको चीजें ध्यान से समझनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताने वाला हूं। देखो ये आपका ओ ए बी, ध्यान से देखना, ओ ए और बी, ये क्या है, ये आपका एक त्रिज्य खंड है, इधर से देखो ऐसे बनेगा, ये ऐसे, ठीक है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है। तो अगर आप ये वाला एल जो है, ये लेंथ है, इस चाप की लेंथ है एल, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस चाप की लेंथ बताओ, तो चाप की लेंथ तो मैंने अभी निकाली कि भैया अगर पूरा सर्कल की परिधि पे ऐसे गोल गोल घूमोगे तो 360 चलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ थीटा चलने वाला है, पड़ेगा आपको, तो लेंथ आ जाएगी आर की आपकी, ये जो आपने निकाली यहाँ पे, ये क्या हो जाएगी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, ये समझ में आया। लेकिन अगर आपसे ये जो आपका ओ ए बी है ना, इसकी अगर आपसे पूरी की परिधि पूछ ले, तो उसके लिए आपको ये चलना पड़ेगा और ये चलना पड़ेगा। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपकी रेडियस है, ये 2 बार रेडियस चलना पड़ा और ये लेंथ चलनी पड़ी आपको, जो एल है वो चलना पड़ा। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, तो है ही, ये वाला तो है ही, ये क्या है, ये है एल, एल तो है ही, और साथ में 2 रेडियस और जुड़ेगी इसमें, समझ गए। और अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर अगर निकालना है, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया, मतलब पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। देखो एक सेकंड में यहाँ पे हिंदी में बता देता हूँ, कोई नहीं, ठीक है। अगर आपको एरिया चाहिए तो आप मेरे को ये बताओ
अगर आपको पूरे सर्कल का मतलब 360 डिग्री जब चल रहे हो तो आपका एरिया कितना लगेगा? आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर होता है 360 डिग्री के लिए, लेकिन थीटा के लिए कितना होगा? 1 डिग्री के लिए कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बटे 360। और थीटा डिग्री के लिए कितना होगा आपका एरिया? ये हो जाएगा सर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा सर, ऐसे कर लेंगे सोल्व इसको। ठीक है, समझ में आ गया? तो भैया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे को 1 मिनट और दोगे तो मैं आपको सेगमेंट भी समझाऊंगा। वैसे तो मैं आपको मेंसुरेशन में बताऊंगा ये डिटेल में, ये वाले जो पॉइंट है ना एरिया और ये सब कुछ, ये मेंसुरेशन में ज्यादा आता है, लेकिन जब मैंने आपको सेक्टर बता दिया तो मैं सेगमेंट भी बता देता हूँ। मेरे को 1 मिनट दो। ठीक है, अब ये देखो, अब आ गया आपका सेगमेंट। ठीक है, अब आपका सेगमेंट आ गया। अब देखो सेगमेंट को हम सीधे से समझते हैं। सेगमेंट क्या बताया मैंने? सेगमेंट होता है वृत्तखंड। ठीक है, क्या होता है? वृत्तखंड। अब इसमें हम समझते हैं इसका एरिया कैसे निकालोगे। ये थोड़ा सा आपका जो आपका रेडिया वो जो त्रिज्या खंड होता है, जो आपका सेक्टर होता है, उससे थोड़ा टिपिकल पड़ता है। इसको समझो एक बार। मैंने बता दिया एरिया ऑफ सेक्टर आपका ये ऐसे निकलेगा। एरिया ऑफ देखो ध्यान से समझो। अगर आपको भैया मेरी एक बात बता दो, अगर ये ओ मान लूं मैं, ठीक है, ये मैं ए मान लूं, ये मैं बी मान लूं, ठीक है, तो ओ ए बी क्या है? ओ ए बी, ओ ए बी है आपका सेक्टर। ध्यान से समझना। और मान लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट सी हमने माना, और मेरे को बता दो ए सी बी क्या है? ए सी बी, आप बोलोगे सर ए सी बी हो जाएगा सेगमेंट। ठीक है, तो मेरे को अगर एरिया में आपको बोलूं, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है एरिया ऑफ सेगमेंट। ध्यान से देखो, जो मैंने आपको लाइन से दिखाया है ना, ये काली लाइन से दिखाया है ये वाला। ठीक है, ये वाला जो इतना है बस, ये डॉटेड वाला आपको जो दिख रहा है, ये कैसे निकलेगा? आप बोलोगे कि सर ये जो पूरा आपने बनाया है ना, ये वाला ओ ए बी, ये वाला टोटल ये रहेगा। ठीक है, ये टोटल रहेगा। इसमें से अगर ये वाला जो ट्रेंगल है ना ओ ए बी ट्रेंगल का एरिया आप माइनस कर दोगे। देखो ध्यान से देखो, मैं आपको बहुत अच्छे से बना के दिखाता हूँ। ये आपका सेक्टर है। ठीक है भैया, बन जाओ थोड़ा ध्यान से। ये आपका सेक्टर है ए ओ ए सी बी। ठीक है, ओ ए और सी बी आपका सेक्टर है। इसमें से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे ट्रेंगल का एरिया ओ ए बी। ओ ए बी का एरिया माइनस कर दिया तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा ये नीचे वाला मिल जाएगा बस। ठीक है, ध्यान से देखो, ए सी बी मिल जाएगा। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, ये पूरे में से ये ऊपर का ट्रेंगल घटा दोगे तो नीचे का मिल जाएगा। यही तो मैं बोल रहा हूं। तो आप मेरे को ये बताओ भैया, ये तो मैंने अभी आपको बताया कि भैया एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो मैंने बताया। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेगा? मैंने आपको चीख चीख के बताया है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर आपको निकालना है, अगर दो साइड मिली है, अगर ये दो साइड मिली है, ये वाली, ये आर दी है, ये भी आर दी है, और ये थीटा दिया है, तो हाफ ए बी साइन थीटा, तो हाफ ए इक्वल टू बी है इसमें, मतलब ए बी आर है, बी भी आर है, तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। समझ गए? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। तो सीधा सीधा आपको एरिया कैसे निकलेगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, एरिया ऑफ द सेगमेंट निकल गया। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि सर भैया पेरीमीटर बता दो, परिधि बता दो मेरे को। अब देखो जो आपका सेगमेंट है, अब इसका पेरीमीटर कैसे निकालोगे, परिधि कैसे निकालोगे? ठीक है, परिधि आप बोलोगे सर परिधि हमारी निकलेगी ये वाली आपको चाहिए। ठीक है, देखो कैसे बनेगा आपका। एक सेकंड में एक पीपीटी ऐड कर लेता हूँ, आपको फिर समझाता हूँ। ठीक है, ये ना आपको विजुअलाइज करनी आनी चाहिए चीजें। मान लो ये सर्कल है। ठीक है, सर्कल बन गया आपका। उसके बाद में ये मान लो आपकी कोड है ए बी, तो ए बी और सी, ए बी सी क्या है? ये आपका सेगमेंट है। तो उसकी परिधि कैसे निकलेगी? आप बोलोगे सर ये कोड मिलेगी आपको। ठीक है, ये एरो लग गया, ये कोड मिलेगी, और ये आपको एल मिलेगा, ये चाप की लंबाई, और ये आपको ए बी कोड की लंबाई। ठीक है, तो आप बोलोगे जो आपकी परिधि होगी या पैरामीटर होगा इसका सेगमेंट का, वो आप निकाल दोगे लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड, ठीक है, प्लस एल। तो लेंथ ऑफ कोड कुछ भी आपको गिवन होगी, मान लो ए बी आपकी उसकी लेंथ है। ठीक है, मान लो ये जो आपकी कोड है उसकी लेंथ एक्स गिवन है, तो एक्स प्लस ये होगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये तो आप निकालते आ ही रहे हो ना भैया। इसकी लेंथ कैसे निकलेगी एल की? ये यहाँ पे कोई थीटा भी तो बना रहा होगा, कुछ थीटा भी तो बना रहा होगा, ये इससे निकल जाएगा। तो ऐसे आप क्या निकाल दोगे? सेगमेंट की, मतलब कोड की लंबा, जो आपका सेगमेंट है उसकी आप परिधि निकाल दोगे। अब देखो कोड की प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। जो आपकी जीवा होती है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? ध्यान से पढ़ो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। ए बी इज ए कोड ऑफ अ सर्किल विद सेंटर ओ। ठीक है,
ओ ए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ओ टू कोड ए बी बाइसेक्ट द कोड, ठीक है, टू कोड, ठीक है। और ये ए बी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका ओ एम, ठीक है। जो आपकी ओ एम है वो बाइसेक्ट करती है कोड को, समझ गए। ये मैंने ऊपर भी आपको बताया था। यहाँ पे क्या कह रहा है, ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा है, केंद्र ओ से जीवा ए बी तक खींची गई ओ एम लंबवत रेखा जीवा को समद्विभाजित करती है, ठीक है, सही है, ठीक है, समझे। तो कहने का मीनिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन आपको बहुत आसान सी लग रही होगी ये। अगर आपका ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल में कहीं भी कोड बना लो, मान लो ये कोड बनाई आपने और ये क्या है, इसका सेंटर है, ठीक है। अगर ये सेंटर है और सेंटर से आप इस पर परपेंडिकुलर डालते हो, दिस परपेंडिकुलर विल ऑलवेज डिवाइड द कोड इन टू इक्वल पार्ट्स, समझ गए। ये आपकी आर हो जाती है, ये तो आपको पता ही है। तो हमेशा क्या है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर इज ऑलवेज डिवाइड या बाइसेक्ट द कोड इन टू इक्वल पार्ट्स। जब बाइसेक्ट हो गया तो दो इक्वल पार्ट में होना ही है। पहला कंसेप्ट तो ये था आपका, ये तो कोड की प्रॉपर्टी होगी। अब कंसेप्ट देखो आपका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको पहले भी बताया, ट्रायंगल में भी समझाया आपको कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है। तो यहां से अगर आप परिधि पे कैसे बना दो, देखो मान लो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लेके दिए, एक y है ना, y इक्वल टू 2x इक्वल टू 2z। तो यहां से आप कहोगे कि अगर सेम जो जीवा है, सेम जो कोड है, ठीक है, या सेम आप चाप भी बोल सकते हो, चाप भी बोल सकते हो, एक सेकेंड, ये आप चाप भी बोल सकते हो, सेम चाप या सेम कोड द्वारा जो आपका परिधि पे कौन बनते कहीं बना लो। यहां से एक मैं बनाता हूं, मान लो एक ये आपका ऐसे बन रहा है, ये ऐसे, ठीक है, ये क्या है, मान लो ये थीटा है, ठीक है। फिर मान लो एक मैं यहाँ बना दो, एक यहाँ पे बना दो, एक ये बना, ठीक है, एक यहाँ से ये बना, मान लो ये बन रहा है, ठीक है, ये तो आपकी थोड़ी टेढ़ी हो गई, ठीक है, ये बना दो ऐसे, ठीक है, एक ये बना, मान लो ये आपका मान लो अल्फा है, ठीक है। आप बोलोगे अल्फा इक्वल टू थीटा इक्वल टू एक्स इक्वल टू जेड, ठीक है, जेड इक्वल टू वाई बाई टू, समझ गए, समझ गए। तो मेरा कहने का मीनिंग क्या है, यही यहाँ पे राम कहानी में यही लिखा हुआ है। देखो क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इक्वल एंड इट इज हाफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। In other words, the angle formed at the perimeter of a circle by an arc is always the same regardless of where you measure it on the circumference। हिंदी में भी पढ़ लेना, जो बोल के समझाया वो ही बोला है। चलते नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है कंसेप्ट आपका दूसरा, क्या है कि जो वृत्त है ना, वृत्त का जो व्यास है, जो डायमीटर है, वो आपका परिधि पे हमेशा 90 डिग्री बनाता है, यही बोला हुआ है। जैसे मान लो ये आपका कोई सर्कल है, ठीक है, ये मान लो उसका डायमीटर है, तो इस डायमीटर से अगर यहाँ पे कोई भी आपका जो एंगल बनेगा ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा, ये बोल रहा है बस, और कुछ नहीं। अर्धवृत्त में, अच्छा ये सेमी सर्कल भी तो हो जाता है ना, अगर आप डायमीटर ले लोगे ऐसे, ये डायमीटर ले लोगे तो ये ऊपर की तरफ हाफ सर्कल हो जाएगा, नीचे की तरफ हाफ सर्कल हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ये सेमी सर्कल हो जाएगा इस तरह से, ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। और ये यही बोल रहा है कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये। अब देखो, ये मैंने आपको बताया कंसेप्ट 3 क्या था, ये क्या था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। मतलब हम बोलेंगे कि अगर आपका कोई ये व्रत है और व्रत के अंदर आप कोई भी आप क्वाड्रिलेटरल बनाते हो इस तरीके से, ठीक है, कोई भी आप क्वाड्रिलेटरल बनाते हो, वो क्वाड्रिलेटरल हमेशा क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। वो तो साइक्लिक तो होगा ही जब व्रत में बन रहा है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आप बोलोगे सर उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसके आमने सामने के कोनों का जो योग है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ये थीटा अगर है, ये अल्फा अगर है, आप बोलोगे थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये आपका मान लो बीटा है, ये आपका मान लो ये आपका डेल्टा है, तो आप बोलोगे बीटा प्लस डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री, समझ गए। यही प्रॉपर्टी लिखी हुई है आप। अच्छा, और ये वाला जो है ये तो आपको पता ही है यार, ये वाला जो बाहर कौन बनेगा, ये एक्स डिग्री, अगर इन दो देखो, इस वाले का एंगल बी प्लस एंगल बी क्या है, 180 डिग्री। तो भैया एंगल ये वाला अंदर वाला बी, मतलब इसको ऐसे लिख लो, ए बी सी प्लस एंगल सी बी, और मान लो यहाँ पे ई है, सी बी ई, ये भी 180 है। तो यहां से आपको ये नहीं पता चल रहा कि भैया ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा सीधा सीधा। भैया ये देखो, ये
प्लस ये 180, ठीक है, और ये प्लस ये 180, तो ये इसके बराबर ही नहीं हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है, कुछ ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो इंटरसेक्टिंग कोड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा एक पीपीटी ऐड करूंगा भैया, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, अब देखो इसमें से ये वाली मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं वो वाली ऊपर वाली समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको नीचे वाली समझाऊंगा। ठीक है, ये देखो ये वाली प्रॉपर्टी हम देखेंगे। पहले मैं एक बार आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ, टर्मिनोलॉजी आपकी समझा देता हूँ। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको डिलीट मारेंगे, इसको डिलीट मारेंगे। ठीक है, ये गया। अब देखो मैं आपको क्या चीज समझाना चाह रहा हूँ, ये देखो पहले इन दोनों को इकट्ठा समझो। हम क्या कर रहे हैं, अगर आपकी जो दो कोड है, वृत्त की दो कोड है, मतलब वृत्त की दो जीवा हैं, अगर वे आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी बनती है। या तो वो उनको आगे बढ़ाने पे वो वृत्त के बाहर इंटरसेक्ट करेंगे। आप देखो इस केस में, देखो ये वाली यहाँ पे समझो, ये वाली जो कोड है ना, मान लो ये ए बी है, ठीक है, ये आपकी सी डी है। ठीक है, ये आपकी ए बी तो इतनी जाएगी ना यहाँ से यहाँ तक, और सी डी आपकी यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही। लेकिन अगर इनको आगे बढ़ा देते हो, जैसे हमने डॉट डॉट से आगे बढ़ाई है ना, तो ये पी पे जाके मिलती है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछेगा, आपसे हमेशा ये पूछेगा कि भैया आपको, आपसे हमेशा अगर अल्फा डिग्री निकलवाएगा, ये यहाँ पे रखना भूल गया ये। ठीक है, ये क्या किया इसने, ये यहाँ पे लिखना भूल गया, ये यहाँ पे वाई डिग्री है। तो हमेशा अल्फा की जो वैल्यू पूछता है आपसे, ये जो अगर आपका अल्फा है, ठीक है, अल्फा जो है आपका, अल्फा की वैल्यू आपकी क्या होती है, अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर अल्फा हो जाएगा एक्स माइनस वाई बाई टू। क्या समझे, अल्फा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बाई टू। देखो इसको मैं थोड़ा सा ध्यान से समझाता हूँ। मैंने एक पीपीटी ऐड कर ही लिया एक्स्ट्रा। देखो ये आपका एक सर्कल बना, ठीक है, ध्यान से समझना। इसमें आपकी दो कोड है, एक ये वाली कोड है, और एक आपकी ये वाली कोड है। ठीक है, ये वाली कोड क्या है कि मिल तो नहीं रही, लेकिन इनको अगर आप आगे बढ़ाओगे, ठीक है, आगे बढ़ाओगे, तो ये मान लो पी पे मिल रही है, ये आपकी ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। अब देखो अगर ये आपका सेंटर है, और ये वाला जो चाप है, ये वाला, ये जो बीडी चाप है, ठीक है, या फिर इनको मिला के एक बीडी आपकी कोड भी बन जाएगी यहाँ पे। तो ये जो बीडी है, अगर ये यहाँ पे वाई डिग्री केंद्र पर कौन बनाती है, वाई डिग्री, वाई डिग्री। और जो ये आपका एसी चाप है, अगर ये केंद्र पे कौन बनाता है, आपका एक्स डिग्री। और जहां पे ये मिलती है वहां पे मान लो अल्फा डिग्री बनता है, तो हमेशा अल्फा की वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस वाई बाई टू। बस खत्म हो गया कहानी का। अगर मान लो दो कोड आपस में तो वृत्त के अंदर नहीं काटी, लेकिन आगे उनको अगर बढ़ाओगे तो वृत्त के बाहर जाके एक दूसरे को काटेंगी वो, तो वहां पे जो उनके बीच का एंगल होता है, वो जो मतलब ये दो इंट आपके डिफरेंट डिफरेंट चाप है, बी डी और ए सी, इन चाप द्वारा जो कोण बनते हैं उनके डिफरेंस का हाफ होता है। समझे, ये अगर समझ में आ गए तो ये बहुत आसान है। अगर वो व्रत के अंदर काट दें, देखो ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसमें सारी चीजें मैंने लगा रखी है। देखो अब समझोगे, धीरे धीरे हम बनाएंगे। मान लो ये सर्कल आपका बन गया, ठीक है, ये अगर सर्कल आपका बन गया, इसमें दो कोड बनाएंगे हम, ये थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, मेरे को समझाना है आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, अब इसमें आपकी दो कोड बनी, एक कोड तो आपकी बनी है ये वाली, ठीक है, ये बन गई। ठीक है, दूसरी कोड आपकी मान लो ये वाली बन गई। ध्यान से समझना। अब देखो ये मान लो आपका सेंटर नीचे ले रखा है क्या, अरे यार, ठीक है, ये थोड़े से ऊपर को मेरे को शिफ्ट करनी पड़ेगी फिर। ये मान लो एक कोड है आपकी ये वाली, ठीक है, एक कोड है आपकी मान लो ये वाली, ये फिर नीचे आ गया। एक कोड है आपकी मान लो ये वाली, ठीक है, ये आपस में काट रही है। ये और ये मान लो आपका सेंटर है ओ, ध्यान से समझना आप, ये ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है ओ। ठीक है, ये एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं भैया, ये मान लो यहाँ पे है, कहीं पे भी काट सकती है ना, एक छोटी बड़ी भी हो सकती है, एक बहुत छोटी दूसरी बहुत बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, समझ गए। ये आपका जो ओ है इसको और शिफ्ट करो ऊपर। ठीक है, ये मान लो वृत्त का केंद्र है। अब देखो ये काट रही है ना, अब ये वाला जो, ये वाला जो आर्क है, ठीक है, ये केंद्र पे कोई कौन बनाएगा, आप बोलोगे सर ये बन जाएगा, एक तो ये मिला यहाँ पे। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, इससे इसको मिलाया, और यहाँ से भी इसको मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कोई एंगल बना, मान लो एक्स डिग्री। ठीक है, ध्यान से समझने, थोड़ा सा इसमें गोच पोच हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है इस वाली फिगर में। और दूसरा हमारा, इस चाप से मैंने मिलाया, ये यहाँ पे बना, ये ऐसे बना वाई डिग्री, ये बना वाई डिग्री।
तो आपको बताना है दोनों जीवाओं के बीच का कोण क्या होगा। अब दोनों यहाँ पे काट रही है, या तो ये वाला कोण निकलेगा। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे एक और सिली मिस्टेक भी होती है एग्जाम में आपकी। ये वाला अगर अल्फा है भैया, अगर ये अल्फा है ना तो ये वाला पूरा भी अल्फा होगा, तो यही पूछता है। देखो ये वाला जो एक्स डिग्री है ना, ये इधर देख रहा है, ठीक है, और ये वाई डिग्री इधर देखना है। तो आपको जो जीवा आपस में काट रही है ना, मान लो ये यहाँ पे काट रही है, दोनों कोड आपस में यहाँ पे काट रही है, तो ये वाला एंगल अल्फा होगा और ये वाला एंगल अल्फा होगा, और अल्फा की वैल्यू इस केस में होगी x+y/2। ध्यान से समझना। अब देखो आप ये कंफ्यूज मत कर जाना कि भैया ये वाला तो मान लो आपको देख ये यहाँ पे मिल रहा है, ये ऐसे मिला यहाँ पे और ये ऐसे मिला यहाँ पे, जो आपका सेंटर था ये तो मान लो ओ है। तो आप ये मत कर देना कि भैया जीवाओं के बीच का कोण ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा नहीं होगा। ये अगर आपको ये मान लो बीटा है, ये बीटा कैसे निकलेगा? बीटा कैसे निकलेगा? आप बोलोगे सर ये वाला जो चाप है ये भी कुछ इस सेंटर पे बनाएगा, और जो नीचे वाला चाप है ये भी सेंटर पे बनाएगा। मान लो ये वाला बना रहे हैं मान लो डेल्टा डिग्री, और ये बना रहे हैं मान लो आपका गामा। तो ये जो आपका निकला है ना ये बीटा, बीटा क्या निकलेगा? बीटा निकलेगा डेल्टा प्लस गामा बाई 2। ये ध्यान से समझ लेना। मतलब जिस डायरेक्शन में आपका देख रहा है, मतलब जो बाकी के जो आपके जहां पे सेंटर वाले जो एंगल बना रहे हैं चाप, देखो ये वाला चाप कहां बना रहा है भैया? इधर कोई तरफ ही तो है, ये चाप इधर की तरफ है, तो अल्फा भी इधर की तरफ वाला होगा, या ये वाला अल्फा इधर की तरफ वाला होगा। ये जो ऊपर है ना ये वाला एंगल, ये वाला एंगल नहीं हो जाएगा। ये आप कभी कभी गलती कर दोगे, ध्यान देना। और एक ऐसा क्वेश्चन आएगा भी, मैंने डाला भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी उसको पूछ चुकी है, वो भी आएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप समझ गए ना? जो बाहर जब काटती है, बाहर वाले में कंफ्यूजन नहीं है, बाहर वाले में तो सिंपल सा डायग्राम है, लेकिन अंदर वाले में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। इस वाले डायग्राम में काफी कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैंने ये समझाया आपको एक्स्ट्रा, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों आप विजुअलाइज करके समझ लेना, एक ही पेज पे मैंने डाल दिए दोनों, ठीक है। ये कंसेप्ट हो गया। अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट 5, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझो क्या है। अगर आपकी दो जीवा जो है वो एक दूसरे को काटती हैं वृत्त के अंदर, लेकिन वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, समझ गए? मतलब सीडी जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। ए बी की वैल्यू, अगर ये कंप्लीट ए बी की वैल्यू 2a दी हुई है आपको, ठीक है, और आपको बी डी सी की वैल्यू मान लो 2b दिया हुआ है, और ये आपकी रेडियस दी हुई है r, मतलब यहां से यहां तक r है, ये क्या है? r है। तो आपसे कभी कभी पूछेगा कि r की वैल्यू बता दो, तो r की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? अच्छा ये r है, लेकिन आपको ये भी देगा कि भैया जो केंद्र है ना, जो आपका वृत्त का केंद्र है, जो सर्कल का सेंटर है, वहां से जहां पे कट कर रही है ना उसकी डिस्टेंस और देगा आपको। ये सी के इक्वल दी हुई है, सी दी हुई है OM। देखो यहाँ पे ध्यान से लिखा हुआ है, आप पढ़ के समझो जो मैंने समझाया है, ठीक है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा कॉमन, कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होंगी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा कॉमन है क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन आप गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते, ये आपको आना ही आना है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन एसएससी पूछती है इस वाले टॉपिक पे, इस वाले कंसेप्ट पे, कंसेप्ट 5 पे, ठीक है। देखो मैं आपको क्या बताता हूँ, मान लो दो जीवा हैं, ध्यान से समझना, एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। मान लो दो आपकी कोड है, एक ये वाली कोड है, एक ये वाली कोड है, अभी नाम नहीं दे रहा मैं, ठीक है। तो ये वाली कोड अगर आपकी 90 डिग्री पे काटती है, और ये वृत्त का जो है ये सेंटर है वृत्त का O, ठीक है। तो यहां से अगर इन जहां पे काट रही है उसकी डिस्टेंस आपको C दी हुई है, और इस पूरी कोड की लंबाई 2a दी हुई है मान लो, और इस पूरी कोड की लंबाई आपको 2c दी हुई है, तो आपसे r पूछता है, रेडियस पूछता है। तो आपकी रेडियस आती है r=√a² प्लस b² प्लस c² और बाई 2, ये आती है आपकी, ध्यान रखना, ठीक है। ये याद ही करना है, डायरेक्ट निकालने को निकाल दोगे यार। पता है क्या, निकाल के दिखाऊं क्या? यहां से क्या करोगे, ये सेंटर है, सेंटर से इस कोड पे जब आप परपेंडिकुलर डालोगे, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? और एक बार आपको ना इसमें कई बार क्या है, मान लो अगर ये आपका बराबर हो गया तो ये पूरा a होगा यहां से यहां तक, ठीक है, और ये भी पूरा a होगा, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है मान लो ये x है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा? a-x हो जाएगा, समझ गए? तो हम क्या करेंगे, ये आपको c दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें ना, इस वाले क्वेश्चन में दो बार आपकी वो लगेगी पाइथागोरस, 3 बार पाइथागोरस लगेगी, ठीक है। 2 बार में भी हो सकता है। अभी क्या है कि लेकिन मैं करूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होएगा, आपका भी टाइम वेस्ट होएगा, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, करने को तो मैं कर दूंगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये आर है, ध्यान से समझना, ये आर है, बता देते हैं। ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला, इस वाले में क्या है, आर का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस मान लो ये एच है, एच का स्क्वायर, तो क्या आएगा, आर का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। इतना हुआ, यहां से एच को एलिमिनेट कर देंगे अभी हम,
ये देखो ये वाला क्या है, ये सी दिया हुआ है, ठीक है, ये एच है, ये एक्स है, तो यहां से क्या मिलेगा, इससे मिलेगा सी स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये मिला, इतना मिल गया। अब यहां से क्या मिला, यहां से एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये वाला यहां पे रखो जरा, तो क्या मिलेगा, सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या हुआ, दो बार पाइथागोरस लग गई, तीसरी बार और लगेगी। वो कैसे लगेगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें यहां से x को और एलिमिनेट करना है। तो x कैसे एलिमिनेट होगा, ध्यान से देखना। अच्छा b भी चाहिए ना आपको, अच्छा b भी चाहिए ना, तो आप क्या कर दे, यहां से मैं क्या करता हूं, इस पे परपेंडिकुलर डालता हूं, ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया इस पे। तो आप मेरे को ये बताओ, ये 90, ठीक है, ये 90, सारे ये 90 हो गए, ठीक है। अगर ये x है तो ये भी x होगी, अगर ये h है तो ये भी h होगी। तो आप मेरे को ये बताओ, इस वाले ट्रायंगल में अब लगाओ जरा, ये x है ना, ये r है, ये तो रेडियस रहेगी और ये b रहेगी, क्योंकि जब इस पे लंब डाला तो ये दो इक्वल हो जाएंगे आपके, तो ये आपकी b रहेगी। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, एक और आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, वो मिलेगी r का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, इसको मैं आगे सोल्व करता हूं, सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गए। अब देखो ये माइनस बी स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर है, इधर भेजो, तो आपको मिलेगा 2r स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2, या फिर आर की वैल्यू यही आ जाएगी। तो ये जो मैंने अपने 2-3 मिनट खराब करे, आपकी भी 2-3 मिनट खराब करे, ये मैंने अंदर का कंसेप्ट बता दिया आता कैसे है। लेकिन भैया आपको याद रखना है डायरेक्ट, इसमें मत पड़ जाना कि ऐसे निकाल के बता देंगे, डायरेक्ट आपको ये वाला जो कंसेप्ट है ये याद रखना है डायरेक्ट, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बोला था ना कि 2 या 3 बार पाइथागोरस लगेगी, एक बार तो इस वाले ट्रायंगल में लगाई हमने, इस वाले में ध्यान से समझना, इसमें एक बार हमने इस वाले में लगाई, एक बार हमने इस वाले में लगाई, 3 बार पाइथागोरस लगी है आपकी। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट, ये आपको डायरेक्ट याद रखोगे। फिर कंसेप्ट 6 आ गया आपका, देखो देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट आपका क्या है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका कंसेप्ट 6। इसमें देखो क्या है, अगर इस तरह से आपकी सीडी, और देखो मैं इसको बना के दिखाता हूँ अलग से, ठीक है। मान लो ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, और आपको दो कोड है आपकी ए बी और सी डी। मान लो ये ए बी है, इसको ये थोड़ा सा ऐसे बना हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा बेहतर तरीके से बनाता हूँ, ठीक है। मान लो ये ऐसे है, ये ए बी है और ये आपकी सी डी है, ठीक है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये दिया हुआ है। अब ए डी अगर एक्स है, मतलब ए डी अगर आप इनको मिलाते हो, ध्यान से देखना, हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम इसको मिला रहे हैं इससे, ये वाली आपने मिलाई है, अगर ये एक्स है और सी डी आपकी वाई है, इसको भी मिला दिया आपने, ए बी, ठीक है, सी डी, तो ए डी एक्स है, ठीक है, और सी बी, जो आपकी सी बी है वो अगर आपकी वाई है, ठीक है, सी बी क्या है, वाई है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये क्या आएगा, ये सी बी आएगा, ठीक है, सी बी क्या है, आपकी वाई है। तो और उसके बाद में क्या कह रहे हैं, पी ए आपका ए, और ये आप एक दूसरे को पी पे काट रही है, ठीक है, पी पे एक दूसरे को काट रही है, पी ए आपको ए है, अगर ये ए है, और पी बी आपका बी है, और पी सी आपका सी है, और पी डी आपका डी है, इस तरह से दिया हुआ है। मतलब आपको, और आर इसकी रेडियस है, मान लो कहीं पे यहाँ पे आपका इसका सेंटर रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे मान लो इसका कोई सेंटर रहा होगा, ओ, मान लो सेंटर ओ है, इससे अगर आप इसको मिलाते हो, ये आपको आर दी हुई है, बस ये इतनी कंडीशन आपको दी हुई है। ये थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया हुआ है डायग्राम, लेकिन इस वाले डायग्राम से आप अच्छे से समझे होंगे आपको क्या बोला है। तो यहाँ से क्या आपका निकलता है, यहाँ से आपकी दो चीजें निकलती है, एक तो ये जो छोटे छोटे से टुकड़े हैं ना, मतलब ये वाला ए कितना है, ये वाला है, बी कितना है, नीचे वाला, सी ये वाला, डी ये वाला। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर होता है एक चीज, और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी 4r स्क्वायर होता है। आप क्या बोलोगे, ये जो x आया है ये पूरे वाला x, और ये जो पूरा y आया है, इन दोनों का स्क्वायर ऐड करोगे तो भी 4r स्क्वायर होगा, और ये छोटे छोटे जो पार्ट है ए बी सी डी, ठीक है, इनको भी ऐड करोगे तो भी 4r के इक्वल होगा, ठीक है, यही आपको दिया हुआ है। समझ गए, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूं, मान लो इस तरह से आपका एक सर्कल बनता है, ये आपकी कोड आपको 90 डिग्री पे काटती है, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और इससे इसको मिलाओगे मान लो ये एक्स है, इससे इसको मिलाओगे ये वाई है, ठीक है। तो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यही आपका सेम आपका 4r के स्क्वायर 4r स्क्वायर के भी इक्वल होता है, अगर r जो है वो सर्कल के रेडियस है। इतना आपको याद रखना है, ये कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कंसेप्ट 7 क्या है, कंसेप्ट 7 आपको बोलता है इंटरसेक्टिंग कोड। मतलब अगर सर्कल के अंदर दो कोड आपकी कैसे भी काटती है, मान लो ये ऐसे काट रही है, ठीक है, ये तो आपको, या फिर आपकी ऐसे काट रही है, इस तरह से काट रही है, कैसे भी आपकी काट रही है, ठीक है, और लगा लो, मान लो आपकी जैसे इस वाली फिगर में काट रही है, बिल्कुल बीच में काट रही है, ठीक है, तो इन केस में क्या होगा, मान लो ये ए बी और ये आपकी सी डी है, तो हमेशा क्या होगा, और ये मान लो ओ पे काट रही है, तो हमेशा होगा ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। मतलब तो जैसे यहाँ पे भी ये ओ है, ये ए बी है, ये सी डी है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि भैया आधा आधा जो पार्ट है जहां से काटा उससे पहले वाला जो है, ठीक है, और ये जरूरी नहीं है, ओ जरूरी नहीं है कि आपका सेंटर ही हो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये पी पे काट रहा है, ये ओ हम लिखेंगे ही नहीं, ठीक है, ये जो ओ है ओ हम लिख नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है कि ओ से आपको कंफ्यूजन होता है, आपको लगता है कि ये सेंटर है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ओ को लिख ही नहीं रहे। नहीं तो मेरे को भी ऐसा लगता है जैसे ही ओ दिखा कि भैया ये सेंटर होगा, ठीक है, तो ओ की जगह आप पी करोगे, उससे क्या होगा, कंफ्यूजन दूर होगा आपका। हम लिख रहे हैं ये पी है, ये भी पी है, ये भी पी है, तो आप लिखोगे पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, बस इतना काम है। कैसे भी मतलब कहीं पे भी काट ले, चाहे बीच में काट ले, ठीक है, मान लो यहाँ जैसे मैंने बता दिया ये बीच में काट रहा है, ये साइड में काट रहा है, भले ही 90 डिग्री पे काटे तब भी आपका सेम ही होएगा, ठीक है, इधर काट रहा है, कैसे भी काट रहा है, मतलब दो कोड अगर सर्कल के अंदर काटते हैं ए बी और सी डी, तो पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी होता है, ये याद रखना है। अब आता है आपका टी सी टी और डी सी टी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेवर्स कॉमन टेंजेंट, तिर्यक रेखा, तिर्यक स्पर्श रेखा, और एक होती है सीधी स्पर्श रेखा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या है, ये दो सर्कल है, अगर बिल्कुल सीधी जाए ऐसे एक दूसरे को टच करे। ट्रेवर्स क्या होती है, ट्रेवर्स मतलब तिरछी, तिरछी जाएगी ऐसे इसको टच करेगी, ऐसे इसको टच करेगी, ठीक है। इसमें आपको क्या याद रखना है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है निकालने का, जो डी है, डी होती है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। अगर दो सर्कल हैं, ये है, दो सर्कल हैं ओ और ओ डैश, ये ओ डैश मान लो या ओ वन मान लो, कैसे कुछ भी मान लो, इनके बीच की डिस्टेंस दी है आपको डी, ये आपको दी हुई है, एक सेकेंड, ये आपको डी दी हुई है, ये क्या है, डी है, ठीक है। और बड़े सर्कल की कैपिटल आर रेडियस है, छोटे सर्कल की स्मॉल आर रेडियस है। तो ट्रेवर्स कॉमन टेंजेंट जो आपकी तिर्यक रेखा होती है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर। देखो इसको याद अभी करा दूंगा, कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे भैया, ये मेरा वादा है आपसे। देखो आपको क्या करना है, अंडर रूट लिखना है, ठीक है, उसके बाद में डी स्क्वायर लिखना है और माइनस लिखना है। देखो दोनों में कॉमन है माइनस और माइनस, इतना लिखोगे। उसके बाद में आपको दिख रहा है डी सी टी, डी सी टी, डी का मतलब डिफरेंस, बस इतना याद रखना। डी सी टी में क्या होता है, डी का मतलब डिफरेंस। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में डी का मतलब डिफरेंस होता है, ये अपने दिमाग में बिठा लो। अगर डिफरेंस है तो इसमें आर माइनस आर का होल स्क्वायर होता है, इस वाली में, समझ गए। बस दूसरी इसमें माइनस है तो दूसरी में प्लस होएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट, ये चीज हो गई आपकी। आपको क्या याद रखना है कि भैया अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस, तो आपका सेम है दोनों में, ब्रैकेट के अंदर में माइनस है या प्लस है वो पता चलेगा, डी सी टी मतलब डी मतलब डिफरेंस, तो अब ब्रैकेट के अंदर माइनस आया, ठीक है। ये तो हो गया याद रखने का तरीका, ताकि आप कभी भूल ना पाओ, नहीं भूल पाओगे, मेरी गारंटी है। अब एक मैं आपको काम की बात बता देता हूं, यहां से आपको क्या पता चलता है, यहां से हमें ये पता चलता है कि अगर दो सर्कल हैं, ठीक है, मान लो, देखो मैं इधर बताता हूँ, मान लो दो सर्कल है, ये वाला और ये वाला, दो सर्कल है, उनके केंद्र के बीच की दूरी बराबर है, तो इसी सर्कल पे, इन दोनों सर्कल पे एक खींचते हो आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक खींचते हो आप ट्रेवर्स कॉमन टेंजेंट, मतलब तिर्यक रेखा खींचते हो, तिर्यक स्पर्श रेखा, और एक सीधी स्पर्श रेखा खींचते हो, तो हमेशा जो डीसीटी होती है दैट इज लोंगर देन टीसीटी। मतलब यहां से क्या पता चला, डीसीटी जो है हमेशा ज्यादा होगी टीसीटी से। आप बोलोगे सर ये कैसे, देखो यहां से पता चल रहा है, यहाँ पे डी स्क्वायर में से ना ज्यादा घट रहा है, आर प्लस आर का स्क्वायर जो होगा वो ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा घट रहा है, ठीक है। और यहां से क्या है कि आर माइनस आर कर दे, सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो इसी केस में क्या है, डी की वैल्यू आपकी मान लो 7 है, ठीक है, आर की वैल्यू आपकी मान लो 4 है, और छोटे आर की वैल्यू आपकी मान लो 3 है, ठीक है, इतना हो सकता है।
तो यहाँ पे इस केस में क्या है, टीसीटी क्या आएगी, टीसीटी आएगी अंडर रूट डी का स्क्वायर मतलब 49 माइनस, ये ना हमने गड़बड़ ले ली फिगर, ये तो टच कर जाएंगे सर्कल, अभी आगे ये भी कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये क्या कर देंगे, सर्कल टच कर जाएंगे। मान लो ये आपकी 4 है और ये आपकी 2 है मान लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 49 माइनस क्या करोगे, 4 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो यहां से आपको मिलेगी 36 रूट 13 मिलेगी। ये क्या मिलेगी, रूट 13। और ये वाली देखो, ये मिलेगी अंडर रूट डी का स्क्वायर मतलब 49 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब ये आएगा अंडर रूट 49 माइनस 4, ये आएगी रूट 45, या फिर इसको लिख सकते हो आप 3 रूट 5। ठीक है, तो आपको पता चला डीसीटी बड़ी है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, आपको क्या है कि देखो मेरे को भी डाउट होता था, आपको भी डाउट होगा कि भैया सर हमें तो ना ये देखो ये जो टीसीटी है ये बड़ी लग रही है। टीसीटी क्या है, बड़ी मतलब जो आपका टीसीटी है ट्रैवर्स कॉमन टेंजेंट है, सर ये बड़ी है, देखो ऊपर से नीचे तक जा रही है और ये तो हमारी सीधी जा रही है। ठीक है, तो ऐसे भी आपको याद रखना है कि भैया जो देखने में लगता है वैसा होता नहीं है। ठीक है, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है, ऐसे भी आपको याद रखना है। देखो ये भैया मैं आपको बोलूंगा डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, कितने स्टार लगा दूं उतने ही कम है इस पे। हर साल क्वेश्चन आएगा और हाई चांसेस है कि आपकी भी शिफ्ट में इस पे क्वेश्चन आएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कल का। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, डीसीटी में डिफरेंस लेते हैं, डी का मतलब डिफरेंस लेते हैं, तो मतलब ये आपकी माइनस करेंगे हम इसमें, आर माइनस आर का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। टीसीटी हमें लंबी दिखती है लेकिन लंबी होती नहीं, होती है लंबी आपकी डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लंबी होती है। ये चीज समझ में आ गया, तो दो चीजें याद रखोगे तो बिल्कुल मजे में रहोगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या है, अब अगर हम दो सर्कल हैं, अगर वो आपको टच करते हैं, आपस में टच करते हैं, तो उनके जो डीसीटी की लंबाई कैसे निकलती है, मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। देखो आगे मैंने ना आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल दे रखे हैं किस तरह से आपकी टेंजेंट बनती है। सर्कल अगर आपके कट करें तो कैसे बनेगी, स्पर्श करें तो कैसे बनेगी, एक दूसरे के अंदर हो तो कैसे बनेगी, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, आपकी दोनों में डीसीटी है, डी सी टी। आप देखो हमने डीसीटी का फॉर्मूला लिखा है ऊपर, ध्यान से देखना वो क्या लिखा है। डीसीटी का फॉर्मूला हमने अभी तो देखा भैया, ये देखो लिखा है ना, क्या होता है, अंडर रूट डी का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, यही होता है ना, बस इसको याद रखना। अब देखो अगर सर्कल आपस में टच करेंगे, सर्कल आपस में टच करेंगे, तो आप यहाँ पे मेरे को बताओ ये जो डी है दोनों के केंद्र के बीच की दूरी ये कितनी होगी। आप बोलोगे कि सर ये तो आर प्लस आर के इक्वल हो जाएगी। भैया यहां तक आर है और फिर आर है, तो मतलब अगर टच करते हैं दो सर्कल, उनके केंद्र के बीच की दूरी, हाँ, और टच भी करते हैं बाहर, बाह्य मतलब बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं इस तरह से। नहीं तो टच तो यहाँ पे भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी टच कर रहे हैं, लेकिन ये अंदर टच कर रहे हैं, वो अलग चीज हो जाएगी। यहाँ पे क्या है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो उस केस में आपकी डीसीटी की लंबाई कैसे निकालोगे, डायरेक्ट याद रखो आप रखो 2 अंडर रूट आर आर। और अगर दोनों की रेडियस इक्वल है, यहाँ पे इसकी भी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है, तो सीधा सीधा 2 आर हो जाती है डीसीटी की लंबाई। ठीक है, समझ गए। अब देखो ये निकला कैसे, यहां पे क्या करेंगे हम, डी की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर आर प्लस आर आई है, माइनस आर का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे ना, कई बार अलजेब्रा में भी पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहां से सीधा सीधा आपको क्या मिलता है, यहां से मिलेगा आपको एक बार 2 आर मिलेगा, एक बार छोटे वाला आर मिलेगा, तो यहां से 2 बार आ जाएगा, अंडर रूट आर आर बचेगा। ठीक है, ये करके देखना, ये होमवर्क भी आपका। तो समझ गए, दो चीज याद रखनी है, अगर आपके सर्कल एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो उनके सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई होती है 2 अंडर रूट R1 R2। ठीक है, कैपिटल आर छोटा आर मत लेके R1 R2 ले लोगे तो ये ज्यादा याद रखना आसान होता है, पी क्यू इक्वल टू 2 अंडर रूट R1 R2। ठीक है, अगर ये आपका R2 R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R1 है, तो ये तो दोनों सेम ही हो गए, इसको तो छोड़ो। अब इस केस में क्या है कि अगर दोनों बराबर होंगी, तो भैया यहाँ पे देखो, यहाँ पे R इक्वल टू आर रख दो, तो 2 आर आगे, समझ गए होंगे आप। ठीक है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब आते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी बनेगी। कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी बनेगी। पहले तो मैं बताऊंगा आपको बच्चों वाली बातें, ठीक है, फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा डीपली। तो पहले देखो, ये इस फिगर में आपको लगता है कि इसके अलावा कोई और टेंजेंट बन जाएगी, दोनों की कॉमन टेंजेंट, मतलब उनकी दोनों की कॉमन टेंजेंट नहीं बनेगी, क्योंकि सिर्फ इसके अलावा कोई और टेंजेंट नहीं बनेगी। यहां पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यहीं पे अगर हम स्पर्श रेखा खींच दें तो एक स्पर्श रेखा यहां पे बनती है।
ठीक है, पहले तो नहीं समझो। अगर दोनों केंद्र, जो दोनों वृत्त आपके सेकेंद्रीय हो, सेकेंद्रीय मतलब कोसेंट्रिक हो, उनके जो दोनों वृत्तों का केंद्र सेम हो, ठीक है, बोथ सर्कल हैज सेम सेंटर, उस केस में कोई भी आपकी स्पर्श रेखा नहीं बनेगी। तो यहां पे मैं लिखता हूं टेंजेंट जो है, स्पर्श रेखा जो है वो एक बनेगी। यहाँ पे टेंजेंट जो है वो आपकी 0 बनेगी। ये जो डी लिखा हुआ है ना, इसको अभी अवॉइड करो, इसको मैं बता ही नहीं रहा आपको। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर जो आपके सर्कल है, के दोनों सर्कल है, वे आपके इस तरह से हैं, मतलब ठीक है इस तरह से हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भैया दो तो सीधी रेखा खींच जाएगी ऊपर नीचे और दो तिरछी खींच जाएंगी, तो यहाँ पे टेंजेंट कितनी बनेगी? 4। मैं पहले लिख रहा हूँ, पहले ये डी का कंसेप्ट बाद में बताऊंगा। टेंजेंट कितनी बनी? 4। अब देखो अगर इस तरह से आपके सर्कल है, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट बन जाएंगे 2, लेकिन तिरछी नहीं खींच पाओगे, आप नहीं खींच पाओगे। और अगर ये दोनों आप एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इस केस में क्या बन जाएगा? आपकी 3 बन जाएंगी, 2 आपकी डायरेक्ट बन जाएगी, और मतलब तीनों आपकी डायरेक्ट ही है, ये आपकी कॉमन है, ठीक है, 2 आपकी डायरेक्ट है और एक आपकी कॉमन टेंजेंट है। अब आप बोलोगे सर ये डी क्या लिखा है, ये भी हमें बता दो यार, क्या लिखा हुआ है ये। देखो आपसे कभी ऐसे भी पूछ लेगा, अगर दोनों के जो केंद्रों के बीच की दूरी है, देखो मैंने लिखा है वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्किल एंड R1 एंड R2 आर द रेडियस, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, अगर डी है जो दोनों के केंद्र के बीच की दूरी, देखो कैसे बनेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे बड़े वाले सर्कल का सेंटर है और यहाँ पे छोटे वाले का सेंटर है, ध्यान से देखना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। मान लो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है आर आपकी 5, ठीक है, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस है आपकी मान लो 3 है, ठीक है। तो आप ये बात देखो कि ये वाली डिस्टेंस कितनी आई आपकी, ये वाली देखो, अगर ये 3 यहां से यहां तक चले जाओगे तो पूरा 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। और आप एक बात देखो, अगर ये मैं पूरा यहां से यहां तक खींचता हूं तो आपका 10 होता है, डायमीटर 10 होता है, तो यहां तक 5 है और इसके आगे भी 5 है, तो ये 3 यहां से इसके आगे है, तो बीच में आपकी 2 बचेगी। तो यहाँ पे डी कितनी है? 2 है, और देखो आर 5 है और ये आर कितनी है? 3 है, तो यहां से भी 2 मिला। तो इस केस में क्या है कि जो आपकी डी बनती है ना भैया, जो दोनों के केंद्र के बीच की दूरी अगर दोनों के रेडियस के डिफरेंस के बराबर होती है, तो दोनों वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, समझ गए। तो ये, और इस केस में एक ही टेंजेंट बनती है। अब देखो दोनों के केंद्र के बीच की दूरी क्या है? डी इक्वल टू 0 दे रखी है, मतलब दोनों सेकेंडरी है, उनके केंद्र दोनों एक दूसरे एक ही बिंदु पे है, उस केस में टेंजेंट आपकी कोई टेंजेंट नहीं बनेगी। उसके बाद में देखो मैंने क्या बोला, ये आपका एक सेकेंड, ये वाला आपका एक का सेंटर है, ये दूसरे का सेंटर है, ठीक है। आप ये देखो, ये तो आपकी मान लो R1 है और ये आपकी क्या है, ये मान लो आपकी R2 है, ठीक है। लेकिन आप जब इनको मिलाओगे, ध्यान से देखो, जब इनको आप यहां से मिलाओगे तो भैया दोनों के बीच की दूरी तो बहुत ज्यादा हो गई। यहाँ R1 तो यहां तक आया, R2 यहां तक आया, उसके बीच में ये जो इतनी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये तो एक्स्ट्रा है ना। तो इस केस में क्या होता है, जो डी होती है वो R1 प्लस R2 दोनों के सम से भी बड़ी होती है, उस केस में आपकी 4 स्पर्श रेखाएं बनती है। ये याद ही करना है बस, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इस पे। और देखो यहाँ पे क्या है कि ये एक का सेंटर है, ये दूसरे का सेंटर है, तो आप यहाँ, अरे यार ये देखो यहाँ से यहाँ तक जब जाओगे तो आपकी R1 है, और जो R2 है, R2 आप यहाँ से यहाँ तक बनेगी R2। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये दो एक ही बार यूज हो रहा है। जब डी बनाओगे, जब आप यहां से यहां तक डी बनाओगे, तो ये वाला पोर्शन तो R1 में भी R2 में है, लेकिन डी में एक ही बार यूज होगा, तो इसका मतलब डी आपकी R1 प्लस R2 से छोटी हो जाएगी। डी क्या होगी? छोटी होगी R1 प्लस R2 से। तो यहाँ पे टेंजेंट कितनी बनेगी? टेंजेंट बनेगी सर 2, टेंजेंट बनेगी 2 इस केस में। और यहाँ पे क्या है कि अगर ये क्या लिख दिया, ये हम लिखेंगे ऐसे, डी इक्वल टू R1 प्लस R2, जब दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है, जब बाहर बाह्य रूप से टच करते हैं ना, तो आर, ये देखो इसमें भी हमने किया है, जब बाह्य रूप से टच कर रहे थे ना, तो यहां से क्या आई थी? डी आई थी आपकी R1 प्लस R2, समझ गए। तो इस केस में आपकी 3 टेंजेंट बन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसको याद रखना भैया। ये कंसेप्ट खत्म, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका सीकेंट सीकेंट रूल, या फिर सीकेंट टेंजेंट रूल। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफी ज्यादा यूज होगा आपका, और इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, अभी याद हो जाएगा। देखो, एक किसी बिंदु P से अगर आप 2 सेकंड खींचते हो, एक खींची आपने PA, ठीक है, एक खींची आपने PD, ठीक है, इस तरह से आपने खींची, तो यहां पे क्या होगा,
और वो वृत्त को काट तो रही है बी पे, बी और ए पे काट रही है, ये आपकी सी और डी पे काट रही है। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे उसमें बताया था ना मैंने 90 अंडर 90 में बताया था कि अगर ये इसका स्क्वायर निकालना है, एक बार इधर चले जाओ, एक बार इधर चले जाओ, एक बार इधर चले जाओ, तो सी का स्क्वायर क्या हो जाता है, ए इंटू बी हो जाता था। तो यहाँ पे भी क्या करना है, एक बार जाओगे आधा, एक बार जाओगे पी ए, और फिर जाओगे पूरा, इधर भी जाओगे आधा, फिर जाओगे पूरा, ऐसे ही याद करना है इसको। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, पी बी इंटू पी ए इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। समझ गए, मतलब पी बी यहां से यहां तक और पी ए पूरे वाला, ध्यान से देखो, पी बी मतलब यहां से यहां तक और पी ए यहां से पूरा, इक्वल टू पी सी यहां से यहां तक और फिर पी डी यहां से पूरा। ठीक है, तो ऐसे याद करोगे, पी ए इंटू पी बी। ये वैसे इसने क्या किया है मेरे हिसाब से जो है ना, ये हम क्या करेंगे, ये पी ए लो तब ज्यादा अच्छा याद होता है आपका। ठीक है, ये पी बी लो आप, ठीक है, पी ए इंटू पी बी, ऐसे याद रखता था मैं, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी, ये सही लिया था इसने, पी सी इंटू पी डी, ऐसे आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे सही लिया हुआ है, यहाँ पे जो है वो सही लिया हुआ है, तो आपको क्या याद रखना है, पी ए इंटू पी बी, ठीक है, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ठीक है, तो ज्यादा आपका सही रहेगा। मैंने क्या बोला, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब पहले जाओगे आधा, पहले तो एक बार सर्कल को टच करके वापस आ जाओगे, फिर दोबारा से जाओगे सर्कल के लास्ट तक। पहले तो एक बार सर्कल को टच करके आ जाओगे, फिर दोबारा जाओगे सर्कल के लास्ट तक। याद हो गया, अभी याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसमें, ये याद रखना है कि भैया अगर आपका एक तो है टेंजेंट, ये तो टी पे टच कर रहा है इसको, एक तो है टेंजेंट और एक है सीकेंड, तो क्या करोगे, सीकेंड में तो भैया वही चलेगा, एक बार जाएंगे यहां तक, एक बार जाएंगे पूरा, पी ए इंटू पी बी, ये तो हो गया। और ये यहां पे टच कर रहा है ना, तो भैया दूसरी बार तो जा नहीं सकते, एक ही बार में जाना पड़ेगा, एक ही बार में जा रहे हो तो स्क्वायर कर दो, तो पीटी का स्क्वायर कर दिया, खत्म कहानी। ठीक है, ये बोलोगे नहीं, जो मैंने बताया एक बार रिवाइंड करके देख लेना, कभी नहीं बोलोगे ये वाला, एक बार आधा गए एक बार पूरा गए। ठीक है, डिंग डोंग ऐसे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये इसने बनाया है, मैं बनाऊंगा अपने तरीके से। ठीक है, एक रफ फिगर हम बनाते हैं, मान लो ये एक सर्कल है, इसके अंदर एक आपने बनाया ट्रेंगल। ठीक है, ट्रेंगल भैया थोड़ा सा आ जाओ, इधर को आ जाओ, थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाओ आप। ठीक है, एक सर्कल के अंदर हमने एक ट्रेंगल बनाया। ठीक है, ट्रेंगल के किसी एक कोने पे ले लो, देखो मैं अभी बताता हूं, किसी भी एक कोने पे आपने एक स्पर्श रेखा खींची। ठीक है, स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है, एक सेकेंड। ठीक है, ये जो अगर इसके बीच का जो एंगल है, ठीक है, मान लो ये जो एंगल है ये वाला, ये मान लो थीटा है, तो आप मेरे को ये बताओ कि बाकी के एंगल, बाकी कौन सा एंगल अंदर थीटा होगा, अंदर का एक थीटा जरूर होगा, अल्टरनेट सेगमेंट। तो अल्टरनेट सेगमेंट देखो, इसको याद क्या रखना है, देखो ये एक्स डिग्री है, ये एक्स डिग्री है, कभी कभी क्या कंफ्यूजन में आप इसको एक्स डिग्री मान लेते हो। ठीक है, लेकिन वो नहीं होता, वो आपका क्या होता है, वो रॉन्ग होता है। देखो आपको कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है अल्टरनेट सेगमेंट में, मतलब ये वाला जो थीटा जिस साइड को टच कर रहा है, इस साइड को टच कर रहा है ये थीटा, तो इस साइड पे ये दो एंगल लगते हैं, ये वाले, इन दोनों को छोड़ दोगे बस, इनको और इसको छोड़ दोगे, ये वाला पकड़ लोगे। समझ गए, समझ गए ना, तो ये थीटा हो जाएगा। अभी भैया टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख ही दिया, ये तो आप देख लेना। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे नई स्लाइड ऐड, और जो डाउट होता है, जो सिली मिस्टेक आप करते हो एग्जाम में, जो जो आपको डाउट होता है जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वो सारे डाउट क्लियर कर देंगे। एक और सर्कल बनाओ। ठीक है, इस बार हम क्या करें, थोड़ा होशियार बनने हैं। एक ट्रेंगल इस तरह से बनना है, मान लो आपका बन गया ये ट्रेंगल। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक स्पर्श रेखा खींची, ये खींच दी आपने स्पर्श रेखा, थोड़ा सा अवॉइड करना यार, अगर गलत हो गया होगा ये रहा, हाँ घूम गया घूम गया घूम गया घूम गया। मान लो ये आपकी स्पर्श रेखा खींची। ठीक है, और मान लो ये एक्स है, ये क्या है, ये एक्स डिग्री है। अब बताओ कौन सा एक्स होगा, आप बोलोगे सर आपने अभी तो बताया ये जो हमारा एंगल है ये इस वाली लाइन को टच कर रहा है, इस लाइन को, तो इस लाइन पे दो एंगल है ना, इन दोनों को छोड़ के ये वाला बच गया, तो ये एक्स डिग्री हो जाएगा। समझ गए, कैसे भी बना लो। अब देखो, अब मैं आपको बोलता हूं कुछ, कोई और कलर ले लेता हूं, ये बोलो अगर यहाँ पे आपका खींचे, अगर ये आपका क्या है, ये अल्फा है, तो आप बोलोगे सर ये वाला अल्फा हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो एंगल बना है ये इस वाली भुजा पे बना है, और इस भुजा पे एक तो एक्स है और एक ये वाला है,
तो इन दोनों को छोड़ के जो सामने वाला होता है, उस भुजा को छोड़ के बाकी जो बच, उस एज को छोड़ के बाकी जो बच जाता है सामने वाला, वो अल्टरनेट सेगमेंट में इक्वल होता है। आपके ऐसे कंसेप्ट है जो अगर आप डायरेक्ट याद रख लोगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। देखो ये वाला जो है ना, ये वाली फिगर जो है, ये काफी ज्यादा पूछती है एसएससी, इस तरह से बनवाती है आपको। इसमें आपको याद रखना है, देखो मैं आपको बनाता हुआ चलूंगा और फिर समझाता हुआ चलूंगा। ये मान लो एक आपका सर्कल है, इस सर्कल पे आपने दो स्पर्श रेखा खींची इस तरीके से, ठीक है, ये खींच दी आपने। फिर ये आपका इसका सेंटर रहा होगा, सर्कल का सेंटर रहा होगा। तो इससे जब आप यहाँ पे मिलाते हो, ये आपकी रेडियस बनती है, और हमेशा रेडियस और स्पर्श रेखा के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होता है, ये भी हमेशा याद रखना। तो ये 90 बनेगा, ऐसे यहाँ पे बना दो, ठीक है, तो ये भी 90 बनेगा। अब आपको क्या याद रखना है, अगर ये पी ए है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये ओ सेंटर है, तो अगर आप इसको मिलाते हो ना हमेशा, ओ पी को, ये अगर आपने मिलाया ना, तो हमारा जो ट्रायंगल होता है ए ओ पी, दैट इज कोंग्रुएंट, मतलब सर्वांग सम हो जाता है ट्रायंगल बी ओ पी से, सब कुछ बराबर हो जाएगा, एक दूसरे का रेप्लिका हो जाएगा। अगर इसको मोड़ोगे ना, जैसे पेपर एंड फोल्डिंग में करते हो रीजनिंग में, तो ये पूरा, ये वाला पूरा पार्ट ना इस नीचे वाले पार्ट के ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब देखो मैंने वही बताया, ये 90 है, ठीक है, देखो मैं बताता हूं आपको, ये आर है, ये आर है। देखो कोंग्रुएंट प्रूव कैसे होंगे, दोनों आर है। मैंने आपको बताया था, एक वृत्त पर, वृत्त के बाहर किसी एक बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है, पी ए इक्वल टू पी बी बताया था ना। तो भैया आप मेरे को ये बताओ, ये पी ए इक्वल टू पी बी तो हो जाएगा ना, और बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड कोंग्रुएंट हो गए, साइड एंगल साइड से। तो सारी अगर कोंग्रुएंट हो जाते हैं तो सब कुछ बराबर हो जाता है, उनका चड्डी बड्डी हो जाते हैं वो एक दूसरे के, ठीक है। तो हम बोलेंगे जब ये कोंग्रुएंट हो गए तो हमें और आगे कुछ करना ही नहीं, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, ये साइड भी कॉमन है, ठीक है। अच्छा मैंने क्या किया, देखो इसमें क्या मैंने क्या किया यार, मैंने आपको बोला कि साइड एंगल साइड लग गया, लेकिन यार साइड 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 भी तो लग रहा था। आप देखो साइड 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 कैसे लग रहा था भैया, आर आर के बराबर, पी ए इक्वल टू पी बी, और ये तीसरी साइड कॉमन दोनों में, भैया पी ओ पी भी तो दोनों में कॉमन है, तो साइड 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 भी लग रहा है इसमें, इसमें सब कुछ लगता है, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने क्या लिखा, पी ए इक्वल टू पी बी, ये तो कॉमन सी बात है, आपको पता है, ठीक है। क्या पता है आपको, पी ए इक्वल टू पी बी होता है। दूसरा क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 90, ये तो पता ही है सर। अगर ये 90 है तो बाकी दोनों एंगल का सम भी 90 होगा, इसमें क्या नई बात आप बता रहे हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, ये वाली फिगर। अब इसके बाद होती है एक और इंपॉर्टेंट फिगर, इसमें क्या होता है, इसमें सिमिलैरिटी आती है। देखो इसमें आपको क्या याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, एंगल ओ ए बी, मतलब ओ, ये वाला जो एंगल है, ये मैंने बीटा लिखा है, ये वाला इसके बराबर होता है ए पी ओ के, ए पी ओ के, ये बीटा इसके इक्वल होता है। कर लो, प्रूव कर देंगे, 1 मिनट लगेगा। देखो इधर हमने क्या किया, ये सर्कल बनाया, ठीक है, इस सर्कल पे दो प्यारी प्यारी स्पर्श रेखा खींची ऐसे, ठीक है, खींच देंगे ना, खींच दी। अब उसके बाद में क्या है, ये ओ था, ये थोड़ा सा मैं इधर बनाता हूँ क्योंकि उस ट्रायंगल में हमें थोड़ी जगह चाहिए होती है यार। ये ओ है मान लो, ये दो आपकी क्या है, ये थोड़ी ज्यादा घूम गई, ठीक है, ये आपकी रेडियस है, ये 90 है और ये भी 90 है। अब इसको आपने मिलाया इसको, ठीक है, और इसको इससे मिला दिया, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान से देखना आप, ये वाला जब इनको मिलाते हो ना, ये भी आपका क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये वाला एंगल। तो यहाँ पे क्या होता है, ये तो आर है। अब इन ट्रायंगल को कंसिडर करो, ए ओ और पी, ठीक है, और दूसरा एंगल है ए ओ, और इसको मान लो ई मान लो। तो आप बोलोगे सर एंगल ए ई ओ, ठीक है, ये आपका समरूप है, सिमिलर है एंगल। देखो इसमें आपका ई 90 डिग्री है, और इस वाले में, बड़े वाले में आपका ए एंगल 90 डिग्री है, तो ए तो बीच में आएगा, ठीक है, ओ दोनों में कॉमन है, तो ओ बाद में आएगा, ठीक है। तो इसमें ये पी आ जाएगा। ये क्या है, आपके सिमिलर हो जाते हैं ट्रायंगल। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये वाला छुटकू सा ट्रायंगल, ठीक है, और ये बड़े वाला ट्रायंगल, ठीक है, सिमिलर हो जाते हैं। और एक और आपको बता दूं, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ये भी सिमिलर हो जाते हैं। तो इसमें 3 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं आपके। देखो कैसे करेंगे, पहले इसको समझो जो मैं अभी बता रहा हूँ।
ठीक है, ये आपके सिमिलर हो गए, तो सारे एंगल आपके बराबर हो जाएंगे। आप बोलोगे एंगल ए एंगल ई के बराबर, दोनों 90 90 है, ठीक है। ये ओ दोनों में कॉमन है, अल्फा लगा लो, ठीक है। तो अगर ये आपका बीटा है तो तीसरा इसका इसका बचा हुआ ये भी तो बीटा होगा, यही तो मैंने लिखा, ये बीटा ये बीटा, ये अल्फा दोनों में कॉमन है, और एक तीसरा आपका 90 है, हो गया ना। अब देखो अगर ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करें, इसको भी देखो, ये वाला ट्रायंगल को, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को आप देखो एक बार, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, इसमें मैंने क्या किया, ये आपका 90 क्या है, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये बीटा है, ठीक है, तो ये अल्फा बच गया, ठीक है। तो इसके भी तीनों एंगल बराबर हो गए, अल्फा 90, तो आप इसके लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो। अब देखो 90 क्या है, ई तो 90 है, तो और इसमें क्या था, पहले वाले में ए ई ओ, ई बीच में था तो इसमें ई बीच में लिखोगे, और ये बीटा था और इसका बीटा था ए, तो आप लिखोगे पी ई ओ, ठीक है। ये तीन ट्रायंगल हैं आपके, ये आपके सिमिलर हो जाते हैं इस वाली फिगर में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दो फिगर बनी, एक ये वाली, इसमें याद रखना है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं, इस वाली फिगर में तीन सिमिलर ट्रायंगल बनते हैं, इस वाली फिगर में क्या बनता है वो आप देखो। इसमें क्या है कि ये अगर आपका सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल पे हमने क्या किया, ये दो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, पहले ध्यान से समझना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये दो स्पर्श रेखा खींची और एक तीसरी स्पर्श रेखा भी खींचते हो आप यहाँ पे, ठीक है, ये तीसरी स्पर्श रेखा खींच गई। तो अगर ये जो आपकी रेडियस है, इससे आप इसको मिलाते हो, ध्यान से देखना, इनको मिलाते हो जहां पे टच करती है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एपी इक्वल टू बीपी। देखो यहां से क्या कंसेप्ट निकल के आता है, इसको मैं प्रूफ भी कर दूंगा अभी, ठीक है, प्रूफ भी कर दूंगा, नहीं तो मैं आपको जो अभी पढ़ाया मैंने ट्रायंगल, ट्रायंगल का काम लेंगे इसमें। मान लो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, तो आप मेरे को एक बात बताओ यार, आप मेरे को एक बात बताओ, यहां से मैं इसको मिलाता हूँ, ठीक है, ये क्या होगा 90, यहां से मैं इसको मिलाता हूँ, ये भी क्या होगा 90, ठीक है, यहां से मैं इसको मिलाता हूँ, ठीक है, ये भी क्या होगा 90, ये तो आप समझ गए ना कैसे होते हैं 90, ये भी क्या होगा भैया, त्रिज्या से अगर उसको स्पर्श रेखा को मिलाते हैं तो एंगल 90 डिग्री ही होता है, ठीक है। अब देखो इनको जरा ध्यान से समझना, इधर मैं क्या कह रहा हूं, ये आप क्यू एक पॉइंट ले लो, ये मान लो ए है और ये ई है, ध्यान से समझना, ये ओ है और ये मान लो बी है, इतना समझना। आप मैं एक मिनट के लिए ये वाला कंसिडर करो, ये वाला, आप ये देखो, ठीक है, कलर चेंज करता हूं, आप ये देखो, एक पॉइंट है, मान लो ये सर्कल है, ये पॉइंट है क्यू, क्यू से हमने यहाँ पे खींचा ए तक और क्यू से हमने यहाँ पे खींचा ई तक। तो एक सेम पॉइंट से अगर आप भैया सर्कल के बाहर एक पॉइंट से दो स्पर्श रेखा खींचोगे, दोनों की लंबाई बराबर होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ए क्यू इक्वल टू ई क्यू हो जाएगा, समझ गए। दोनों ट्रायंगल को कंसिडर करो, और ये वाली आर है, ये भी आर है, और तो ये दोनों में कॉमन है, तो आप बोलोगे कि ट्रायंगल ए क्यू ओ जो है वो आपका सर्वांग सम है ट्रायंगल ई क्यू ओ की, ठीक है, समझ गए। तो यहां से क्या मिलता है आपको, यहां से आपको मिलता है एपी इक्वल टू बीपी, देखो कैसे हुआ, ये तो हो ही गया यार, एपी इक्वल टू बीपी तो होगा, ये तो स्पर्श रेखा तो बराबर होएंगी, ठीक है। लेकिन आपको यहां से एक चीज और पता चलता है, आगे लिखा है सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। आप एक बार देखो, ध्यान से समझने, सेमी पेरीमीटर के इक्वल क्यों हुआ है, यहां से हमने क्या किया, मैंने क्या किया, ये ए क्यू है, ये मैंने प्रूव कर दिया, मान लो यहाँ पे पॉइंट ई था, ए क्यू ई क्यू के बराबर है, और ऐसे ही इसको करोगे बी आर जो हो जाएगा वो ई आर के बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये वाला पोर्शन, इस वाली स्पर्श रेखा का ये वाला पोर्शन यहाँ पे फिक्स करा है, यहाँ पे, और ये वाला पोर्शन यहाँ पे फिक्स किया है। तो आपका ये जो क्यू आर बन रहा है ना, क्यू आर कुछ और नहीं है, क्यू आर होगा आपका ए क्यू और बी आर को मिला के बनाया है हमने, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि भैया जो एपी है, और एपी देखो, इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से समझो, हमने क्या किया, ये ना एक ऐड करके बताता हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, डिटेल में समझेंगे क्या प्रॉब्लम क्या है। देखो ये आपका ट्रायंगल था, ठीक है, हमने क्या किया, ये खींचा यहाँ पे, ये ना थोड़ा पहले सर्कल बड़ा करेंगे क्योंकि फिर आज हो जाती है प्रॉब्लम ज्यादा, ठीक है, ये सर्कल है, आ जाओ आगे, ठीक है, और दूसरी आपकी है ये वाली, ठीक है, ये बन गई, मिल गई ना ये आपस में। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान से समझना है, क्या हो गया,
आप ये देखो, ये अगर इसका सेंटर था तो हमने इसको मिला दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री होगी रेडियस, यहाँ पे मिला दिया तो ये भी रेडियस आपकी 90 डिग्री होगी। अब यहाँ पे आपने जो तीसरी रेखा खींची है ऐसे, ठीक है, ये जो तीसरी रेखा आपने खींची है ना, ध्यान से देखना, तो आपने क्या किया, तो अगर आप मिलाते हो इसको यहाँ से तो मिला दिया, ठीक है, ये मिला दिया, और इसको आपने इससे मिला दिया, ध्यान से देखना, ठीक है, इतना समझे। और यहां से क्या किया हमने, इस पे भी लंब डाल दिया एक 90 डिग्री, ठीक है। अब समझो ये P था, ये A था, ये B था, ये Q था, ये R था, इतना समझो आप। ये मान लो हमने E मान लिया। तो आप यहाँ पे मेरे को एक चीज बताओ यार, ये वाला जो है ना, इससे दो स्पर्श रेखा खींच रही है, एक AQ खींच रही है और एक QE खींच रही है, ठीक है। पहले एक बात बताओ, PA इक्वल टू PB तो समझ में आ गया ना, PA इक्वल टू PB तो समझ में आ गया आपको, क्योंकि हमने क्या किया, इस वाले बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची है, दोनों की लेंथ बराबर होगी। अब हमने क्या किया, पी ए है आपकी, पी ए आपकी क्या है, पी ए है पी क्यू प्लस क्यू ए। तो हमने कुछ नहीं किया, क्यू ए की जगह पे हमने क्यू ई लिख लिया, बस ये पी ए की जगह पे क्यू ई लिख लिया। ऐसे ही आप बोलोगे पी ए क्या हो जाएगी आपकी, पी क्यू प्लस क्यू ई, ठीक है। अब पी बी क्या हो जाएगी, पी बी हो जाएगी आपकी इसी तरीके से पी आर प्लस आर बी। दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, आप बोलोगे सर पी ए, देखो पी ए और पी बी भी इक्वल है आपकी, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू प्लस क्यू ई प्लस पी आर प्लस आर बी, इतना हो गया। तो आप बोलोगे ये एक दूसरे के इक्वल है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टू पी ए या फिर टू पी बी इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू मतलब ये वाला, फिर पी क्यू लिया हमने, फिर उसके बाद में ले लो पी आर, ये वाला। देखो इस त्रिभुज की जो आपका ट्रायंगल पी क्यू आर है ना, उसकी दो भुजाएं हमने ले ली, और तीसरी भुजा हो जाएगी क्यू ई प्लस आर पी, मतलब ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये भी ऐड हो जाएगी, तो सीधा सीधा आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर के इक्वल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब टू पी ए इक्वल टू टू पी बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया। तो आप यहां पे बोलोगे कहां गया यार वो, तो ये इसने क्या गलत लिखा है, आप बोलोगे नहीं सर, अगर डिवाइडेड बाय टू करोगे तो सेमी सेमी पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगा पी क्यू आर के, ठीक है, प्रूव कर दिया मैंने। अब देखो, अब ये क्या लिखा है मैंने, आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस बाई ए, ये बताया था, क्या बताया था, क्या बताया था आप बोलो। मैंने आपको बोला था अगर ये ट्रायंगल है, इसके अगर ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हैं इस तरह से, और ये मान लो यहाँ पे काटते हैं, तो जो आपका एक्स सर्कल बनता है, ठीक है, उसकी रेडियस होती है आर इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस वो वाली भुजा जिस भुजा पे ये बना हुआ है माइनस ए, समझ गए। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको क्या दिख रहा है, ये ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आप मेरे को ये बताओ, ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर है, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर जो है ये बड़े वाला, इसका एक्स सर्कल नहीं है क्या ये, आप बोलोगे सर बिल्कुल है, क्योंकि ये देखो, ये हमने क्या किया था, ये वाला जो ट्रायंगल था, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे अभी करे तो सब कुछ बराबर होगा। तो ये 90 डिग्री है, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो यहां से ये नहीं पता चल रहा आपको, ये पता नहीं चला कि भैया ये वाला एंगल बाइसेक्टर, ये पूरा एंगल अगर 2 थीटा है तो ये वाला जो है ये वाला एंगल बाइसेक्टर होगा, ऐसे ही ये वाला एंगल बाइसेक्टर होगा, तो ये एक्स सर्कल बन गया। तो एक्स सर्कल की रेडियस क्या होगी, आर इक्वल टू डेल्टा पी क्यू आर का एरिया डिवाइडेड बाई एस माइनस ये वाली भुजा क्यू आर माइनस क्यू आर, कर दिया, प्रूव कर दिया। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके कंसेप्ट, ये वाले कंसेप्ट 8, कंसेप्ट 9, कंसेप्ट 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए इतना टाइम लगा के बताया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो दो आपके छोटे छोटे से कंसेप्ट है, फटाफट फटाफट देख लेंगे, डायरेक्ट याद रख लेंगे, ठीक है। इसको मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, आपको प्रूव नहीं कराऊंगा। देखो क्या कह रहे हैं, अगर आपको इस तरह से दे देगा ना, मान लो, देखो इधर बना के दिखाऊंगा, ये ऐसे समझो आप, पहले एक सर्कल के अंदर मान लो ये इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बना है, ये वाला क्या है, ये मान लो एक आपका क्वाड्रिलेटरल बना है, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल की इस साइड को ऐसा आगे बढ़ाया आपने, ठीक है, और इस साइड को ऐसे आगे बढ़ाया, ठीक है, तो मान लो आपका एक एंगल बनता है अल्फा, ठीक है। ऐसे ही इधर की तरफ मान लो इसने इसको आगे बढ़ाया आपने, ठीक है, और इसको भी आगे बढ़ाया आपने, समझ गए, तो ये मान लो बीटा बनता है। तो ये वाला जो एंगल होता है इनकी टक्कर पे, ये वाला जो एंगल होता है, इसकी वैल्यू निकलती है आपकी 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2,
ठीक है, कहते हो तो प्रूव करके दिखाऊं अभी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। एंगल ए कैसे निकलेगा, एंगल ए निकलेगा, आप बोलोगे सर एंगल ए हमारा निकल जाएगा 90 माइनस एल्फा प्लस बीटा बाई 2। देखो प्रूव कर देंगे। आप देखो मान लो ये अगर अल्फा है, ये अगर अल्फा है, ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में क्या करता हूं मैं, एक सेकंड, इसको कॉपी। ठीक है, हमें नहीं पता ये वाला जो एंगल है ना, इसको मैं डिलीट मानता हूं, हमें नहीं पता क्या है ये। ठीक है, मान लो ये एक्स है, क्या है, एक्स डिग्री है, तो आपको एक्स डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो आप इस वाले ट्रायंगल को कंसिडर करो, ये आपका ट्रायंगल है ए डी पी, इस वाले ट्रायंगल को कंसिडर करो। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको ये मिलेगा कि भैया ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल आएगा हमारा 180 माइनस एक्स प्लस एल्फा। ठीक है, ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये वाला एंगल बता दो मेरे को क्या होगा, ये वाला एंगल बताओ, चलो अभी ऐसे ही रहने दो। ये वाला क्या है 180 माइनस एक्स प्लस एल्फा, तो ये वाला क्या हो जाएगा भैया, ये साइक्लिक क्वाड्रेटरल है ना, तो इसका और इसका समय 180 होगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस एल्फा। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, अब ये वाला ट्रायंगल ले लो आप, ए बी क्यू, ये वाला ए बी क्यू, ये वाला ट्रायंगल ले लो। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, तो आप बोलोगे एक्स प्लस एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180। हो गया, 2x इक्वल टू 180 माइनस एल्फा प्लस बीटा, या फिर x इक्वल टू 90 माइनस एल्फा प्लस बीटा बटे 2। हो गया, यही तो बोला था मैंने यार स्टार्टिंग में, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है प्रूव करना भी, ये आपको याद रखना है, लेकिन इसमें एग्जाम में प्रूव करने मत बैठ जाना। आपको ये डायरेक्ट याद रखना है कि अगर ये बीटा दिया है, ये अल्फा दिया है, तो ये 90 माइनस एल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा। ऐसे ही एक और कंसेप्ट आता है आपका 12, इसमें क्या होता है कि अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटा के यहाँ पे लिखना है, और इसमें से इसको घटा के यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ये आपको जो बहुत सुंदर सी फिगर मैंने बना रखी है, इसको डायरेक्ट आप याद रखोगे। ठीक है भैया, तो ये आपका कंप्लीट सर्कल हो गया है, कंप्लीट थ्योरी हमने सर्कल की कर ली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे आपको चाहिए वन शॉट, ठीक है, जैसे अगर आपको ट्रायंगल पढ़ना है, ठीक है, या फिर आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है, या फिर पॉलीगन पढ़ना है, ठीक है, कुछ भी आपको अगर पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें कि सर इस टॉपिक को आप करा दो। ठीक है, बहुत क्विक वे में हम आपको फटाफट करा देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।